अब देखेंगे तो जनरली इन्वेस्टर्स ने एक रोल मॉडल के बारे में सोचते हुए और कि लेजेंडरी इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट, राकेश झंझरवालों को फॉलो करना चाहते हैं। एक मिथ भी होते हैं कि जो आदमी के लिए हाई सैलरी होते हैं वही उसका फुटस्टेप्स फॉलो कर सकेंगे। अगर देखेंगे तो जो आदमी के लिए लो इनकम होते हैं वही उसका फुटस्टेप्स फॉलो करके एक अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक उदाहरण देखेंगे तो रोनाल्ड रीप एक आम आदमी था जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन चुका है। आज इस वीडियो में उसके बारे में और वो इम्प्लीमेंट करने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह पूरे वीडियो में हम रोनाल्ड रीप आदमी के बारे में बात करते हैं। रोनाल्ड रीप तो कौन है और कि उसके मौत होने के बाद क्यों मीडिया ने इतना हाई कवरेज दिया गया है और उसका जीवन में हम सीखने वाले फाइनेंशियल लेसन्स तो ज़्यादा होते हैं। आज इस वीडियो में वो फाइनेंशियल लेसन्स इन डिटेल हम देखेंगे। अगर देखेंगे तो रोनाल्डो रीप का अर्लियर करियर में वो तो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी शोल्डर होता था और देते तो 1945 वो रिलीव होने के बाद वो तो ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स में गैस स्टेशन अटेंडेंट की काम करता था और वो 25 वर्ष तक किया गया जाता है। और उसके बाद उसका 60 वर्ष में भी वो तो पार्ट टाइम वर्क लाइक केयर टेकर और सिक्योरिटी का काम कर चुका होता है उसको 17 साल तक। अगर देखें तो उसका पूरा जीवन तक ही उसको कम ही कम इनकम ही मिलेगी। अगर उसको दोस्तों और कि परिवार के भी नहीं पता है कि उसका वेल्थ वर्थ होते हैं कि 8 मिलियन। वो तो 1.2 मिलियन लाइब्रेरी के लिए डोनेट किया गया जाता है और 4.8 मिलियन के लिए लोकल हॉस्पिटल के इम्प्रूवमेंट के लिए वो डोनेट किया गया जाता है। अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ शौक हो चुका है कैसे ये रोनाल्डो इतना पैसा कमा लिया और कि लो इनकम में। अगर इस वीडियो में उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम बात करते हैं और हमको भी आइडिया मिलेगी कि हमारा इन्वेस्टमेंट को हम कैसा अपस्केल कर सकेंगे। पहले स्ट्रैटेजी होते हैं कि सेविंग्स परसेंटेज। रोनाल्ड रीड ने एक सिंपलिस्टिक लाइफ जीते हुए, इसका अर्थ नहीं है तो गरीब तरीके से लिव करते हैं, वो तो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल एक सिंपल डिसीजन नहीं है लेकिन एक प्रोसेस होते हैं। अगर देखेंगे तो तुम ज़्यादा सेव करते हैं तो उतना ज़्यादा तुम्हारा स्पेंडिंग भी कम होते हैं। अब जो लोग कम कमाते हैं उसके लिए सेविंग करना एक स्ट्रगल होते हैं और कि हम इसको यह फैक्ट होते हैं कि हम जितना कमाते हैं उतने से ही हम सेविंग को शुरू कर सकते हैं और डिसिप्लिन ऑफ सेविंग्स तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये फैक्ट भी होते हैं कि तुम ज़्यादा सेव करते हैं उतना ज़्यादा तुम रिटायर कर सकेंगे और कि उतना ज़्यादा तुम मनी को अक्यूमुलेट भी कर सकेंगे। अब एक उदाहरण देखेंगे तो हमको सेविंग्स परसेंटेज की महत्व समझ कर सकते हैं। एक आदमी होते हैं कि 30 ईयर्स वो कमाते हैं कि 30,000 और कि उसको सेविंग्स को तो 10% ऑफ इनकम से वो शुरू करते हुए अस्यूम रेट ऑफ रिटर्न होते हैं कि 7% या तो रीजनेबल होते हैं और कि उसका सैलरी ग्रोथ हर साल होते हैं कि 3%। अगर देखेंगे तो ये तो 10% ही उसका अक्यूमुलेटेड फंड के लिए डालते हो तो उसको एंड ऑफ द 60 ईयर्स उसको 48 लाख्स होते हैं। अगर उन्हें 30% ऑफ द सेविंग्स को अक्यूमुलेटेड फंड में डालते हो उसका रिटर्न होते हैं कि 1.45 करोड़। यही हम देखते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल होते हैं अगर हम सेविंग्स परसेंटेज बढ़ते हुए। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ सेविंग हम रखना ज़रूरी पड़ती है एक हेल्दी फ्यूचर के लिए। अब तक हम सेविंग्स का महत्व के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब देखेंगे उस सेविंग्स रेट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकेंगे। जॉट डाउन योर एक्सपेंसेस। इसके वजह से एक्सेल शीट में तुम्हारा खर्च को तुम लिखते हुए तो तुमको भी पता है कि कितना खर्च होता है। अगर एक मोबाइल ऐप्स भी हो आए गए है कि एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन, इसके वजह से तुमको कितना खर्च हो चुका है उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हैं आसानी में। अगर देखेंगे तो तुम बजटेड अमाउंट को सैलरी अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट डालते हुए तुम्हारा एक्सपेंस को तुम लिमिट कर सकते हैं। अगर तुमको डिसिप्लिन ऑफ सेविंग्स होना चाहिए तो एसआईपी एक अच्छा तरीका होता है जिसके वजह से तुम हर महीने इसी अमाउंट को इन्वेस्ट करने ही पड़ेगी। इसके वजह से तुम्हारा डिसिप्लिन ऑफ सेविंग्स भी अच्छा लगती है। दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि स्टार्टिंग अर्ली। अगर देखेंगे तो रोनाल्डो रीच जिसी वक्त उसका काम शुरू किया उसी वक्त ही उसका इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया। अगर देखेंगे तो
वो तो 24 ईयर्स में भी इन्वेस्टमेंट को शुरू किया, इसीलिए वो 42 ईयर वर्किंग ईयर्स में भी इन्वेस्ट कर चुका है। इसके वजह से ही वो ज़्यादा फॉर्चून अक्यूमुलेट कर पाएगी। एक उदाहरण देखेंगे तो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर एक आदमी 1 करोड़ कॉर्पस अचीव करना चाहते हैं तो एज 60 में, वो तो 25 ईयर्स में भी शुरू करते हुए एक आइडियल होते हैं। इसी तरीके से वो हर महीने 4000 इन्वेस्ट करने ही उसको 1 करोड़ कॉर्पस मिल जाते हैं। अगर ये वही आदमी 45 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हर महीने वो तो 26,750 डालनी पड़ेगी 1 करोड़ कॉर्पस अचीव करने के लिए। इसी से हम समझ करते हैं कि हम जल्दी से सेविंग शुरू करते हुए हमको बेनिफिशियल हो सकेंगे। हम जितने डिले करते हैं हमारा सेविंग्स को, उतना हम इन्वेस्ट करना भविष्य काल में उसी कॉर्पस को अचीव करने के लिए। एक टेबल वजह से हमको हमारा अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होते हैं। अगर देखेंगे तो 5 साल में एक आदमी 25,000 इन्वेस्ट करता है तो उसका फाइनल कॉर्पस होते हैं कि 20,81,000 रुपीज़। अगर वही आदमी 15 ईयर्स 25,000 इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फाइनल कॉर्पस होते हैं कि 1 करोड़ 22,04,290। यही हम कहते हैं कि स्टार्टिंग अर्ली से हमको क्या फ़ायदा होता है। अब देखेंगे तो यह कहानी वजह से तुमको यह कॉन्सेप्ट आसानी से समझ कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक आदमी होते हैं कि सीसा, वही चेस को इन्वेंट किया चुका है और किंग भी इस इन्वेंशन के लिए रिवॉर्ड करने के एक्सेप्ट किया चुका है। और सीसा यह चाहते हैं कि हर स्क्वायर में उसको एक ग्रेन चाहिए और कि एक से दूसरे स्क्वायर में वो ग्रेन को डबल भी करना चाहिए। अगर देखेंगे तो इसका उस कम होते हैं कि 64 स्क्वायर्स, वही हम 18 क्विंटलिम भी कर सकते हैं। और वो होते हैं कि 1000 टाइम्स ग्रेटर दैन द करंट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इस दुनिया में। अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स में यह तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं और कि ये फाइनेंशियल टर्म्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं। अगर देखेंगे तो एज एन इन्वेस्टर, इसी कहानी से हम यह फाइनेंशियल लेसन सीखना है कि हम किसी भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, किसी भी कम से हम इन्वेस्ट शुरू करते हुए लॉन्ग टर्म में वो तो ज़्यादा फ़ायदा हमको दे सकते हैं। अगर देखें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह होते हैं जिसमें तुम कम में इन्वेस्ट करने ही तुमको बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी और कि सिग्निफिकेंट रिटर्न भी दे सकते हैं लॉन्ग रन में। तीसरा स्ट्रैटेजी होते हैं कि री इन्वेस्टिंग। अगर देखेंगे तो रोनाल्ड रीप जो कंपनीज अच्छा रिटर्न देते हैं उसको फोकस करते हैं, वो री इन्वेस्ट करते हैं। री इन्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके वजह से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तुम री इन्वेस्ट करते हैं। अगर देखेंगे तो डिविडेंड्स वजह से तुम स्टॉक खरीद कर सकते हैं और कि इंटरेस्ट इनकम वजह से तुम बॉन्ड्स भी खरीद कर सकते हैं। एक ही बेनिफिट होते हैं कि इसके वजह से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जल्दी से ग्रो होते हैं। अगर रिटर्न लेते हैं तो अति कम तरीके से वो ग्रो हो सकता है। अगर देखेंगे तो तुमको कैश फ्लो नेसेसरी नहीं होते हो तो तुम रिटर्न के बारे में मत सोचो। अगर देखेंगे तो एफडी क्यूमुलेटिव एक अच्छा तरीका होता है। उसके वजह से एक म्यूचुअल फंड में भी 2 ऑप्शंस होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, यही हम IDCW कहते हैं। वो एक ग्रोथ ऑप्शन के लिए अच्छी तरीके होते हैं। इस ऑप्शन में तुम प्रॉफिट कर सकते हैं अगर तुम इन्वेस्टर रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट करते हैं तो। यह ग्रोथ ऑप्शन तुम प्रॉफिट कर सकते हैं, तुम री इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ में एक अच्छा तरीका होता है। अगर ग्रो करना चाहते हैं तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड चुनना एक बहुत उपलब्ध कर सकते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन। अगर देखेंगे तो रोनाल्ड रीड ने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में शेयर्स खरीद चुका होता है। होते हैं कि हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, बैंक्स, कंज्यूमर गुड्स, रेल ट्रांसपोर्ट और की पब्लिक यूटिलिटीज़। रोनाल्ड रीड ने लेमन ब्रदर्स का शेयर्स भी खरीद चुका होता है और इन द ईयर 2008 में वो बैंकरप्ट हो चुका होता है। इसके वजह से भी उसका रिटर्न थोड़ा सा ही कम हो चुका है क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करने वजह से वो बैंकरप्ट से वो बचा दिया है। अगर देखेंगे तो रोनाल्ड रीड ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद से जानकारी लेते हुए ब्लू चिप स्टॉक्स को चूज़ करते हैं। अगर देखेंगे तो हम रोनाल्ड रीड की तरह नहीं होने की ज़रूरत पड़ती है, हम अदर इन्वेस्टमेंट क्लास और के अदर असेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन एक टेक्निक होते हैं जिसके वजह से तुम्हारा ओवरऑल रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कम कर सकते हैं और रिटर्न भी मैक्सिमाइज कर सकता है। और दूसरा बेनिफिट होता है कि यह तो बेस्ट तरीके होते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को बैलेंस करने में।
तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगर देखेंगे तो तुम नए इन्वेस्टर हो तो डाइवर्सिफिकेशन एक तो डॉन्टिंग टास्क की तरह होते हैं, लेकिन भी यह करने की ज़रूरत पड़ती है और कि किसी इन्वेस्टर्स के लिए समय नहीं मिलते हैं कि टेक्निकली एनालाइज करके इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए इस डाइवर्सिफिकेशन पर वो बहुत ध्यान नहीं कर देता है। अगर देखें तो वो इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड ने अक्रॉस सेक्टर्स और मार्केट कैप्स इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम होता है। अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फ़ंड में फ़ंड मैनेजर ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कि तुम्हारा रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए एक प्रोफेशनल टीम भी काम करते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा पोटेंशियल रिटर्न तो म्यूचुअल फ़ंड से अच्छा मिलते हैं। इस वीडियो का फाइनल टेक अवे होते हैं कि हम जितना कमाते हैं वो तो ज़रूरी नहीं पड़ती है, लेकिन हम जितना सेव करते हैं वो ही ज़रूरी पड़ती है। रोनाल्ड रीड लाइफ का एक परफेक्ट एग्जांपल होते हैं, क्योंकि वो लोग कम कमाते हुए ज़्यादा वेल्थ को अक्यूमुलेट कर चुका है। अगर देखेंगे तो रिच और वेल्थी दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि रिच पीपल ने मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वेल्थी पर्सन ने नेसेसिटीज़ पर ही ध्यान करते हैं और उसके लिए ही वो खर्च करते हैं। एक कोट वजह से हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइफ इज़ नॉट अक्यूमुलेशन, इट्स अबाउट कंट्रीब्यूशन। यह कोट ने स्टीफन कॉनवे ने बोल दिया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।